हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल KR स्टडी IQ जीके में। आज का हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। संवैधानिक आयोग का मतलब होता है कि जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किया गया हो। तो संघ लोक सेवा आयोग है, उसका वर्णन भाग 14 अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसके पहले हमने भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की थी और राज्य निर्वाचन आयोग की बात की थी। यह हमारा यूनिट MPPS से यूनिट नंबर 10 का लेसन 3 है, तीसरा लेक्चर है। तो हम संघ लोक सेवा आयोग की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, अर्थात हम इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1806 में इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। जो प्रारंभ में सिविल सेवक होते थे ना, उनकी भर्ती जो होती थी वो COD की सिफारिश पर होती थी। 1854 में मैकाले समिति ने प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की। 1855 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ किया गया, जिसमें भारतीय शामिल नहीं थे। 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, वो सिविल से परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। 1912 में भारत में प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की सबसे पहले सिफारिश की गई। 1992 में भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का प्रथम आयोजन हुआ। भारत में सबसे पहले कहाँ पर इस सिविल सेवा का आयोजन हुआ? तो इलाहाबाद में। कब हुआ? 1992 में। इसमें भारतीय तो शामिल हुए और उनकी संख्या में भी वृद्धि की गई। 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग, उसके अध्यक्ष कौन? लॉर्ड रीडिंग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन? रॉस बाकर्स। ठीक है। ली आयोग का गठन कब किया गया? तो 1923 में। जबकि सिफारिश कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1926 को लॉर्ड रीडिंग के द्वारा सिफारिश की गई और इसका गठन जो है 1923 में किया गया और अध्यक्ष रॉस बाकर थे। और भारत शासन अधिनियम जो 1919 का एक्ट जो है, वो सिविल सेवाओं को 2 भागों में वर्गीकृत करता है। जो अधिनियम है, एक्ट है 1919 का, वो कहता है कि अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं और केंद्रीय सेवाएं जो होती है, वो अधिनियम की धारा 96 से आयोग होना चाहिए। इनके द्वारा सिविल सेवाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये भी हमारे सिलेबस में देके रखा है। तो जो है वो संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में बात करता है कि फेडरल सर्विस कमीशन होगा और प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की बात करता है। मतलब जो हमारी प्रकृति है वो कहाँ से ली गई हमने? तो 1935 के एक्ट के द्वारा हम संघ लोक सेवा आयोग को लिया है। 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है, उसमें संघ लोक सेवा आयोग को भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक है, जो जिसमें संघ लोक सेवा आयोग को अनुच्छेद 315 दिया गया। अब भाग जो 14 है वो अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसमें 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 जो है वो अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक है। दूसरा अध्याय जो है वो अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। जो हमारा फेडरल सर्विस कमीशन है, उसको हम लोगों ने नाम दिया संघ लोक सेवा आयोग। पहले हमारा संघ लोक सेवा आयोग का नाम था फेडरल सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय के बारे में बात करेंगे तो शाहजहां रोड, नई दिल्ली में स्थित है। तात्कालिक अध्यक्ष जो थे 26 जनवरी 1950 को, वो थे HK कृपलानी। वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो है वो सिविल सेवा का सशक्तिकरण हुआ, हम सब लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसके द्वारा सशक्तिकरण किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सशक्तिकरण हुआ। ठीक है। इसीलिए हम लोग अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं।
1976 में कोठारी आयोग के द्वारा परीक्षा में 3 सदस्य परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई। 3 सदस्य परीक्षा प्रणाली की सिफारिश जो है वो 1976 में कोठारी आयोग के द्वारा की गई। 1989 में जो सतीश चंद्र समिति ने उसने निबंध के पेपर की सिफारिश की। 2004 में होता समिति ने प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड के पेपर, जिसे हम लोग सीसेट का पेपर बोलते हैं, उसकी शुरुआत होता समिति की ने 2004 से हुई। 21 अप्रैल 2006 को प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी सामान्य जानकारी की। तो जानकारी है कि इसमें अनुच्छेद 315 में लिखा है संघ लोक सेवा आयोग होगा। आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जानकारी हमें है ना अनुच्छेद 315 से मिलती है, भाग 14, जिसमें हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 308 से 323 तक है। प्रकृति जो होती है वो एक क्या प्रकृति है, तो ये संवैधानिक आयोग है। हम पहले बात चुके हैं संवैधानिक मतलब जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो, स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, समूह ए तथा समूह बी की केंद्रीय नियुक्ति करता है। हम लोग भी जानते हैं यूपीपीएससी एग्जाम की बात हो रही है, संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, तो ये समूह ए तथा समूह बी की नियुक्ति करता है। यदि हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय जो है धौलपुरगढ़ शाहजहां रोड नई दिल्ली में स्थित है, हमने पहले बात कर ली। वर्तमान जो स्वरूप है 26 जनवरी 1950 के द्वारा है। हमने बात करी 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 का एक्ट क्या बोलता है कि केंद्र में प्रांतीय लोक सेवा आयोग होगा और केंद्र में फेडरल सर्विस कमीशन होगा। फेडरल सर्विस कमीशन ही आगे चल के क्या बना, संघ लोक सेवा आयोग बना। प्रथम प्रमुख देखेंगे तो हमने देख चुके हैं कि रोसबाकर है। प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो एच.के. कृपलानी। प्रथम महिला जो है रॉस मिलियन मैथ्यू थी। वर्तमान में बात करेंगे कि कौन है, तो मनोज सिंह। इनकी सदस्य संख्या होती है 10। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। इसके पहले हमने भारतीय निर्वाचन आयोग को कंप्लीट किया है, उसके सभी आयामों को कंप्लीट करा है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। और हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भी बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। आपको चैनल पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अध्याय ए हमने बात करी कि सेवाओं के बारे में बोलता है, वो अनुच्छेद 308 से 314 है। अध्याय 2 जो है वो हमारी लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। अनुच्छेद 312 जो है वो हमारी सेवाओं के बारे में ही बात कर रहा है, तो वो अखिल भारतीय सेवा के बारे में बात करता है। अखिल भारतीय सेवा मतलब बोल सकते हैं हम लोग कार्मिक मंत्रालय, जिसे हम IAS के नाम से जानते हैं, गृह मंत्रालय जिसे हम IPS के नाम से जानते हैं, पर्यावरण विभाग व गृह मंत्रालय जिसे हम IFS के नाम से जानते हैं। ये नियम कौन सा है, तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के द्वारा जानते हैं हम लोग, इस नियम के द्वारा जुड़ा है। अनुच्छेद 316 बोलता है 315 से हमारा लोक सेवा आयोग चालू हो गया है, तो उसमें अनुच्छेद 315 बोलता है कि संघ लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 316 बोलता है नियुक्ति के बारे में, योग्यताओं के बारे में, पदावधि के बारे में, त्याग पत्र के बारे में बोलता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उनकी नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी पदावधि क्या होगी और उनमें त्याग पत्र किसे देंगे बोलो। तो अनुच्छेद 316 का सब क्लॉज 1 कहता है कि जो अध्यक्ष है तथा सदस्यों की जो नियुक्ति है
तथा योग्यताओं के बारे में बताता है। तो जब हम यूपीपीएससी या फिर ज्वाइंट पीएससी देखते हैं, तो यूपीपीएससी हम लोग जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अब ये ज्वाइंट पीएससी क्या होता है? तो ज्वाइंट पीएससी होता है कि यदि दो राज्य मिलकर अपना लोक सेवा आयोग बनाते हैं तो ज्वाइंट हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको ज्वाइंट पीएससी बोलते हैं, अर्थात ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। स्टेट पीएससी हम सब लोग जानते हैं, जैसे अपने स्टेट का है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं और योग्यताओं के बारे में बताता है। तो जो यूपीपीएससी और ज्वाइंट पीएससी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि हम लोग स्टेट पीएससी के बारे में बात करें तो उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योग्यताओं के बारे में बात करेंगे तो जो चाहे वो यूपीपीएससी हो, ज्वाइंट पीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, उनकी जो नियुक्ति है, योग्यताएं हैं, वो आधे सदस्यों को, कुल सदस्य कितने 10, उसमें से आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अनुच्छेद 316 वन का ए बोलता है कि जो यूपीपीएससी है या ज्वाइंट पीएससी, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तथा जो स्टेट पीएससी है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। पदावधि देख लेंगे तो यूपीपीएससी के सदस्यों की या 6 वर्ष 65 वर्ष होती है, कम से कम 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब जो भी पहले हो वो पदावधि होगी। स्टेट पीएससी में यही 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, ज्वाइंट पीएससी में भी 6 वर्ष 62 वर्ष होता है। हमने देखा कि यूपीपीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, स्टेट और उनके लिए पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। उनकी योग्यताएं क्या होगी कि भारत या फिर राज्य सरकार में 10 वर्ष का अनुभव रखते हो। वहीं स्टेट पीएससी के बारे में बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। इनकी योग्यताएं जो होगी वो वही होगी, भारत या फिर राज्य सरकार के द्वारा आधे सदस्य का 10 वर्ष का अनुभव हो। पदावधि जो होगी 6 वर्ष एवं 62 वर्ष होगी। उसके बाद ये जो त्याग पत्र है, यूपीपीएससी और ज्वाइंट पीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को। जो स्टेट पीएससी होता है उनकी नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा होती है, तो इनको त्याग पत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। उसी प्रकार 316 सब क्लॉज 3 बोलता है कि उसे पद पर नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि यूपीपीएससी का यदि अध्यक्ष है कोई, तो वो उसकी फिर से नियुक्ति नहीं होगी, और यदि यूपीपीएससी का सदस्य है कोई व्यक्ति, तो वो यूपीपीएससी का सदस्य फिर से नहीं बनेगा, बल्कि वो यूपीपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। उसका पद चेंज हो रहा है तो वो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन फिर से सदस्य नहीं बनेगा। उसी प्रकार हम स्टेट पीएससी के बारे में बात कर लें तो स्टेट पीएससी का यदि कोई अध्यक्ष है तो वो स्टेट पीएससी का सदस्य नहीं बन सकता, ना ही स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, बल्कि वो यूपीएससी का सदस्य भी, मेंबर भी हो सकता है और अध्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार ज्वाइंट पीएससी में भी होगा। अनुच्छेद नंबर 317 कहता है कि हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। 317 सब क्लॉज 1 बोलता है हटाने की प्रक्रिया। किस किस के हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं? तो यूपीएससी, ज्वाइंट पीएससी और स्टेट पीएससी सबको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, किस आधार पर हटाएगा? तो साबित कदाचार के आधार पर हटाएगा। प्रक्रिया क्या होगी? तो जो हमारा अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद हटाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। हमने देखी कि जो यूपीपीएससी है, ज्वाइंट पीएससी और स्टेट पीएससी है, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी, ज्वाइंट पीएससी को राष्ट्रपति और स्टेट पीएससी को राज्यपाल। लेकिन तीनों को हटाएगा कौन?
राष्ट्रपति। किस आधार पर हटाएगा? तो साबित कदाचार के आधार पर। प्रक्रिया क्या होगी? तो अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद हटाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 317 का सब क्लॉज 2 बोलता है जांच के दौरान निलंबन के बारे में बात करता है। ठीक है। यूपीपीएससी एंड ज्वाइंट पीएससी को राष्ट्रपति के द्वारा और स्टेट पीएससी को राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। अनुच्छेद 317 सब क्लॉज 3 बोलता है कि जो सदस्य है और अध्यक्ष को हटाने के अन्य आधार होते हैं, जैसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या किसी अध्यक्ष या सदस्य किसी लाभ के पद पर हो। ठीक है। दिवालिया घोषित हो गया, वो अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हो, जिससे आयोग संतुष्ट ना हो, ये कोई अन्य आधार है जिससे राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। अनुच्छेद 317(4) बोलता है कदाचार के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 318 जो है वो अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में बताता है। यूपीपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के जो सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि एमपीपीएससी की जो सेवा शर्तें हैं वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होती हैं। अनुच्छेद 319 बोलता है कि सदस्य व अध्यक्षों को पुनः नियुक्ति नहीं दी जाएगी। हमने पहले भी बात करी कि यदि कोई स्टेट पीएससी का अध्यक्ष है तो वो स्टेट पीएससी का ना ही अध्यक्ष बन सकता है और ना ही सदस्य बन सकता है। अन्य स्टेट का पीएससी का वह अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, लेकिन सेम स्टेट में वो पीएससी अधिकारी नहीं बन सकता, ना ही अध्यक्ष बन सकता है ना ही सदस्य बन सकता है, जबकि वो यूपीपीएससी का सदस्य भी हो सकता है और उसका अध्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है। हमने बात कर ली है। तो जो अनुच्छेद 320 होता है वो लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताता है। हमने कार्य के बारे में देख लिया। तो ये समूह ए तथा समूह बी की केंद्रीय नियुक्ति कराई जाती है इसके द्वारा। ठीक है। और अनुच्छेद 321 बोलता है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया गया। कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाएगा? तो यूपीपीएससी में संसद के द्वारा, स्टेट पीएससी में राज्य के विधानमंडल के द्वारा। इस वीडियो में हमने संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बहुत सारे आयामों को पढ़ लिया है। इसका अगला लेक्चर जो होगा हमारा स्टेट पीएससी को लेकर होगा, जिसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं। अनुच्छेद 322 जो होता है संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 323 जो होता है वो लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट होती है। संचित निधि पर भारित होता है मतलब जो यूपीपीएससी होता है वो संसद के प्रति संचित निधि पर भारत सरकार के प्रति और स्टेट पीएससी जो होती है वो राज्य सरकार के प्रति के संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 323 कहता है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो स्टेट पीएससी है या फिर यूपीएससी है वो अपनी रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है इसे संसद के समक्ष रखेगा। कब रखेगा? तो प्रतिवर्ष। ये प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट देते हैं या फिर जब राष्ट्रपति अनुरोध करे। और स्टेट पीएससी अपनी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा। कब? प्रतिवर्ष तो रखेगा और जब जब राज्यपाल निर्देश दे। हम संघ लोक सेवा आयोग को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले हमने भारतीय निर्वाचन आयोग लेसन नंबर 1 एमपीपीएससी प्री यूनिट नंबर 4 के पहला टॉपिक था जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कंप्लीट वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। फिर हमने राज्य निर्वाचन आयोग की बात की, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर डला है, कंप्लीट वीडियो है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा तीसरा लेक्चर था जिसमें हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की। आने वाला लेक्चर हमारा राज्य लोक सेवा आयोग पर होगा जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और बाकी आगे के टॉपिक को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आने वाले वीडियो में हम
आयोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आएंगे और संभावित प्रश्नों को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।